बारिश में कहीं जाएंगे तो नहीं? होती रही, कोई बात नहीं, ये तो आशीर्वाद है परमात्मा का। और बड़ी मुश्किल से हुई है अब की बार। हमारे वहाँ तो करनाल के एरिया में तो अभी तरस रहे हैं बारिश देखने के लिए। पता लगा है कि कल यहाँ भी बरसा तो उधर भी बरसा, तो बहुत अच्छी बात है। पर जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ बैठे हैं, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। वो सब विपदाओं से बड़ी विपदा है, ऐसा लगता है। ऐसा लग रहा है कि बारिश में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम भीगेंगे, हमारा मोबाइल ख़राब हो जाएगा, थोड़े पैसे जेब में पड़े होंगे, थोड़े बहुत वो गीले हो जाएंगे, घर जाके सुखा लेंगे, नहा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो ये तंत्र कर रहा है, ये तो जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसको कैसे आप सुखाएंगे, इसको कैसे आप धोएंगे? तो इसके लिए तो आपको कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी को हम लोग सही रास्ते पर ला सकें। और जिस चीज के लिए आदमी दिन रात सुबह से लेकर रात तक भटकता है, सुख जिसे हम कहते हैं, वो हम अपने बच्चों को दे सकें। लेकिन उससे पहले आपको दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी कि हम यहां पर क्यों खड़े हैं, आप यहां पर क्यों बैठे हैं। हम एक व्यवस्था से परेशान हैं और मुझे पूरा यकीन है आप भी उसी व्यवस्था से परेशान हैं। तभी हम लोग साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। पर आप समस्या कुछ और समझ रहे हैं और हम समस्या कुछ और समझ रहे हैं, तो लड़ाई को एक साथ नहीं लड़ पाएंगे। जैसे आपकी कोई किसान है आप में से, आपको फसल की कीमत नहीं मिल रही, तो आप कह रहे हो कि समस्या बस इतनी सी है कि कीमत मिलने लग जाए। आप कर्जे में हैं तो आपको लगेगा कि मेरा कर्जे से किसी तरह पीछा छूट जाए और मेरी जिंदगी आसान हो जाए। आप नौकरी पर हैं तो आपको लगे कि जो सरकार ने जबरदस्ती हमारे साथ कर रखी है कि आदमी कम है, काम का बोझा ज्यादा है, ना ध्यान दे पा रहे हैं अपने काम के ऊपर और अपने काम से न्याय नहीं कर पा रहे, किसी तरह उससे पीछा छूट जाए। आप छात्र हैं तो आपको यह लगता है कि सरकार नौकरियां क्यों नहीं निकाल रही, भर्ती क्यों नहीं निकाल रही, और भर्ती निकाले, हमको नौकरी मिले, हम अपने बच्चों को एक रोजगार मिले, हम अपने बच्चों को हम शादी कर सके, अपने बच्चों को पाल सके। दुकानदार है, उसकी समस्या ये लगती है कि शायद बड़े बड़े दुकानदारों को खड़ा कर दिया है तो छोटा दुकानदार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिसकी अपनी हम छोटी दुकानें हैं। तो इस तरह से हम लोग समाज के अलग अलग तबके से आते हैं और हमको लगता है कि हमारे वाली समस्या दूर हो जाए तो जीवन सुखी हो जाए। पिछले 7-8 साल में देश भर में घूम करके एक बात समझ में आ गई कि केवल छात्र की समस्या नहीं है, या केवल किसान की समस्या नहीं है, केवल दुकानदार की समस्या नहीं है, ये तो समाज के हर अंग को कहीं ना कहीं से पूरी की पूरी व्यवस्था ने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है और हमें हिलने भी नहीं दिया जा रहा। तो फिर कैसे लड़े? रोडवेज वाले जब हड़ताल करेंगे तो डाकखाने वाले खड़े नहीं होते, जब LIC वाले खड़े होते हैं तो रेलवे वाले खड़े नहीं होते, जब इधर एयर इंडिया में स्ट्राइक होती है तो इंडिगो वाले खड़े नहीं होते, इधर किसी और कंपनी में हड़ताल होती है तो दूसरे खड़े नहीं होते, क्योंकि सबको लगता है कि समस्या तो उनकी है, हमको क्या फर्क पड़ता है। गांव के अंदर दूसरे मोहल्ले में नशा आता है तो हमको लगता है कि अरे हमारा मोहल्ला तो बचा हुआ है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब अपने मोहल्ले में आ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारा घर अभी बचा हुआ है। और जब हमारा घर वाला, जब हमारा कोई बड़ा बच्चा कोई नशा करने लग जाता है तो हम थोड़े से शांत रहते हैं कि चलो कम से कम बच्चे तो नहीं करते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं, अगर गांव के एक सिरे पे नशा आ गया तो आपका घर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और अगर आपके मोहल्ले में आ गया तो आपके बच्चे भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। जो भी गंदगी समाज में कहीं भी है, कोई भी गलत काम किसी के साथ भी हो रहा है,
ये मान के चलिए अगला नंबर आप ही का है, क्योंकि जब बूचड़ खाने में सुअर होता है, इधर कतल खाने में गाय होती है, इधर ये जो पोल्ट्री हाउस में मुर्गे होते हैं, और जब वो काटते हैं उनको एक एक करके, तो जो मुर्गा कट रहा होता है उसके साइड वाला मुर्गा आराम से दाना चुग रहा होता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता कि तेरे साइड में तेरा भाई, तेरा मुर्गा एक और कास्ट में कट रहा है, तो तू कुछ कर। तो वो बोलता है कि अभी मेरा नंबर थोड़ी ना आया है, इन्हीं का आया, बाकी सब मरेंगे, मैं थोड़ी ना मरूंगा। सबको ऐसा ही लगता है कि बाकी सबका नंबर आएगा, मेरा नहीं आएगा। और आखिर में आपको मुर्गे वाली हालत आपकी करेंगे। ये मुर्गे वाली कहानी सुनी है ना कि नहीं सुनी है? वो क्या बोला, काटने वाला उसको बोलता है कि तुझे आज काटा जाएगा। वो मुर्गे ने हाथ जोड़ा, मतलब ये कहानी है दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि बाबूजी आज मत काटो, मुझे मत काटो, मतलब मैंने तो अभी जिंदगी जी भी नहीं है, अभी तो मतलब ऐसा ही सारी जिंदगी बची हुई है, तो कुछ दिन मत काटो। बोला एक शर्त पे है, मैं तुझे छोड़ सकता हूं कल को, कि तू सुबह उठ करके बांग नहीं देगा तो तुझे छोड़ दूंगा। अब अगले दिन मुर्गा उठा, अब 4 बजे उसको बांग देने का हो रहा है, क्योंकि वो तो उसकी आदत है, उसको करना है, लेकिन उसको मालूम है कि अगर तूने बांग दी तो ये काट डालेगा। तो वो क्या कर रहा है, अपने पंख फड़फड़ा रहा है खाली। अब उसको बोला कि तू तो कटेगा। बोला क्यों बाबूजी, मैंने तो बांग नहीं दी, तूने पंख तो फड़फड़ाए थे। अरे आपने कब कहा था कि पंख नहीं फड़फड़ाने हैं? बोला अगर कल सुबह उठ के तूने पंख भी फड़फड़ाए तो तू कटेगा। अब अगले दिन सुबह उठ के उसने बोला कि बांग भी नहीं देनी है, पंख भी नहीं फड़फड़ाने हैं, तो वो अपनी गर्दन थोड़ी ऊंची ऊंची करने लगा, उसी स्टाइल में जैसे बांग दिया करते हैं। अब वो बोला कि तू आज कटेगा। अरे मैंने तो पंख भी नहीं फड़फड़ाए बाबूजी। अरे तूने गर्दन तो ऊंची करी थी ना? हाँ गर्दन ऊंची करी थी, तो कल अगर तूने सुबह गर्दन भी ऊंची करी ना तो तू कटेगा। अब सुबह 4 बजे मुर्गा उठता है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, ना उसने गर्दन ऊंची उठाई, ना उसने पंख फड़फड़ाए, ना उसने बांग दी। और फिर दोपहर को बोल रहा है मालिक कि तू आज कटेगा। अरे अब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं काहे को कटूंगा? तो बोलता है कि तुझे कल अंडा देना पड़ेगा, अंडा दे देगा तो बचेगा, नहीं तो तू कटेगा। मुर्गा बैठ के रोने लगा, ये कैसी विडंबना है। उसने कहा अब रो क्यों रहा है? कह रहा मैं रो रहा हूं अपने बुज़दिले पर कि मेरी कुदरती एक मेरी कला थी, एक मेरे पास एक हुनर था कि मुझे बांग देनी है, मुझे देश को जगाना है, लेकिन मैंने कटने के डर से वो काम नहीं किया। लेकिन कटना तो फिर भी पड़ ही रहा है ना, क्योंकि मुर्गा अंडा तो दे ही नहीं सकता है। तो आप जितने मुर्गे बैठे हो ना, सबको अंडा देना पड़ेगा, नहीं तो कटोगे। आखिर में तो सबको कटना है, मतलब आपको ना। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको पड़ोस में दूसरा व्यक्ति कट रहा है तो लग रहा है कि वो कट रहा है, हमारा नंबर नहीं आएगा, अभी हम बचे रहेंगे। लेकिन आप भूल रहे हो कि भैया हम सब उनके लिए मुर्गे हैं, वो इस व्यवस्था के लिए हम सब जो है ना वो मुर्गे हैं। कितना बचोगे? पानी से कब तक बचोगे? जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तो उठने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, लेकिन फिर भी जिसको पानी से एलर्जी हो वो उधर जा सकता है पेड़ के नीचे। बात यह है कि आज हम कुछ लोग गांव के अंदर इस हालत में पहुंच गए हैं कि अपने कर्जे की अदायगी नहीं कर पा रहे। मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर बात कर सकता हूं, क्योंकि मौसम जो है और हालात जो हैं इस बात की इजाजत नहीं दे के बहुत ज्यादा डिटेल में समझा जाए। तो आज यदि आप लोग हमसे जुड़ जाते हैं, एक अपना चैनल है निडर इंडिया का, उस पे जाएंगे तो उसके ऊपर हमारी वीडियोस मिलेंगे। उस वीडियोस में आपको क्या मिलेगा? उन रोज रोज की वीडियो में हम आपको यह बताते हैं कि सिस्टम आपके साथ क्या कर रहा है।
अगर कहीं पर बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, पढ़ने वाले बच्चों के साथ, तो उसका क्या मतलब है? अगर कहीं अखबार में कोई खबर छप रही है तो उसका क्या मतलब है? जैसे अभी अभी सरकार ने एक खबर छापी, आज की खबर है, मैं बता रहा हूं, आज 3 तारीख है, 3 अगस्त। तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की तैयारी को लेकर, फिर उसके बाद की कुछ त्योहार हैं उनको लेकर के, अगली 30 सितंबर तक, मतलब 2 महीने तक आप कोई समूह में सभा नहीं कर सकते और 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। आज की अखबार में आई है। और अगर आप इकट्ठे हुए तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि सरकार को मालूम है कि 15 अगस्त तो फ्रॉड है। 15 अगस्त पे अगर किसी आदमी ने आकर के इकट्ठे हो करके और किसी स्टेडियम में ये ड्रामा जो चल रहा है, इस ड्रामे के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब देगी सरकार? तो इसलिए सरकार ने आपका घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। मालूम है क्या कि ये देश 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ था? पता है इस बात का कि नहीं पता? नहीं पता। हमने पूछा सरकार से चिट्ठी डालकर, हमने पूछा सरकार से चिट्ठी डालकर कि भाई ये देश कब आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, कब गुलाम हुआ था, किस आदेश के तहत गुलाम हुआ था और किस आदेश के तहत यह आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, 14 अगस्त को भारत का मालिक कौन था, 14 अगस्त 1947 को भारत का मालिक कौन था और 16 अगस्त 1947 को कौन था? कृपया करके हमें वो दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। ठंडा नहीं, बोतल में नहीं, गिलास में, कि वो उपलब्ध कराया जाए दस्तावेज जिसके तहत ये आदेश, मतलब जिसके तहत ये आजाद हुआ था, और उसकी प्रमाणित प्रति हमको उपलब्ध कराई जाए। जानते हो सरकार ने क्या कहा? भारत कब आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, किस दस्तावेज के तहत आजाद हुआ? एक आरटीआई हमारे दोस्त को उन्होंने दी कि मांगी गई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और दूसरी आरटीआई में भारत सरकार ने जवाब दिया, गृह मंत्रालय, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पीएमओ, सारे दफ्तरों से घूम घाम के जब चिट्ठी आती है तो जवाब आता है कि यह गहन शोध का विषय है, यह गहन शोध का विषय है। मतलब आपकी आजादी गहन शोध का विषय है सरकार के लिए आज भी। अगर सरकार के पास वो कागज नहीं है जिसके तहत आप आजाद हुए हो, तो किसके पास होगा भाई? अगर वहां बैठे उन गुंडों के पास अगर ये नहीं है कोई कागज, तो किसके पास है? समझ रहे हैं उस बात को? अगर कोई चीज गलत है, मान लो मैं ये कहता हूं कि साबित करो कि जो सामने खड़ा है वो देवेंद्र बलहारा है, साबित करना है, तो एक दूसरा व्यक्ति बाबूलाल जी कह दें कि मान ले कि ये देवेंद्र बलहारा नहीं है। भाई दो ही चीज हो सकती है ना, या तो ये देवेंद्र बलहारा है या फिर ये नहीं है। अगर है तो साबित हो गया। अब दूसरी कंडीशन बची कि मान लेते हैं कि ये देवेंद्र बलहारा नहीं है। अगर ये देवेंद्र बलहारा नहीं है तो हमने इसके कागज देखे, इसके साथ आए लोगों से पूछा, इसके पिताजी का नाम तो श्री नफे सिंह है, ये तो इसी गांव से रहता है, ये व्यक्ति जो रहता है इसके, ये तो सबसे बड़ा बच्चा है अपने पिता का। तो जब सारे के सारे प्रमाण ये कहते हैं कि ये तो देवेंद्र बलहारा ही है, तो जो पहली लाइन हमने बोली थी कि मान लेते हैं देवेंद्र बलहारा नहीं है, वो गलत हो गई। अगर वो गलत हो गई तो साबित हो गया कि ये देवेंद्र बलहारा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? इतनी सारी बात उल्टी पुल्टी सी लग रही होगी आपको, ये क्या देवेंद्र बलहारा ले आए? क्योंकि हमने सरकार से एक बात पूछी कि भैया जी जो पैसा तुम हमको दे रहे हो, ये पैसा तुम हमको असली रुपया दे रहे हो कि नकली रुपया दे रहे हो? आरटीआई में पूछे गए सवालों के जवाब बता रहा हूं मैं आपको, अपने घर पर बनाई हुई बात नहीं है ये। क्योंकि हमारी जेब में रुपया या तो असली है या तो नकली है, दो ही चीजें है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा नकली आधा असली। बताइए बाबू, ये ऐसा हो सकता है कि आधा नकली हो आधा असली हो, कि एक तरफ का असली है इधर का नकली है, या फिर इधर पार्ट देंगे इसको, एक तरफ का असली एक तरफ का? ऐसा तो नहीं होगा ना। या तो ये पूरा का पूरा नोट असली है या तो ये पूरा का पूरा नोट नकली है।
अगर ये असली है तो कैसे पता चलेगा? भाई अगर मैं इस नोट के जैसा नोट अपने घर में फोटो स्टेट करके रख लूं तो क्या वो भी 200 रुपए में चलेगा? अब सरकार बोल रही है कि नहीं वो तो नहीं चलेगा। अच्छा नहीं चलेगा, इसका मतलब जो इस पे छपा हुआ है वही चीज हम छाप लें तो वो नोट भी चलेगा क्या 200 रुपए में? क्यों नहीं चलेगा भाई? उसके छापने वाला नोट ही क्यों चलेगा भाई? मेरे छापने वाला नोट क्यों नहीं चलेगा? आपके छापने वाला नोट क्यों नहीं चलेगा? आप कागज पे लिख दो कि मैं धारक को 200 रुपया देने का वचन देता हूं, तो वो क्यों नहीं चलेगा? सिर्फ आरबीआई का गवर्नर लिखेगा तो सिर्फ वो क्यों चलेगा? क्योंकि आरबीआई का गवर्नर जब ये पर्ची के ऊपर लिखता है कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो इस 200 रुपए के बराबर का धन अपने पास रिजर्व रखता है, इसीलिए उसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। अगर वो धन वहां रिजर्व नहीं है तो ये नोट नकली है, ये वैसा ही है जैसा फोटो स्टेट निकाला हुआ। समझ रहे हैं कि मेरी बात नहीं समझ रहे हैं भाई? अगर इस नोट के बराबर का धन वहां रिजर्व बैंक में रखा है तो ये नोट असली है, जाकर के अपना रिजर्व बैंक से वो धन अपना ले सकते हैं। और यदि इस नोट के बदले रिजर्व बैंक ने धन नहीं रखा है तो ये नोट नकली है। तो कोई ना कोई पैमाना होता होगा। अब हमने सरकार से पूछ लिया कि सरकार हमें बताओ तो सही, असली नोट कौन सा होता है और नकली नोट कौन सा होता है? कौन से नोट को असली माने और आप जो हमको दे रहे हो ये असली नोट है कि नकली नोट है? जानते हैं क्या हुआ? एक बड़ा कमाल का बात हुई। हमने कहा सरकार से, आरबीआई से बकायदा आरटीआई में, और उसका जवाब हमने क्या दिया वो बता रहा हूं। हमने कहा देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत की मुद्रा के रूप में करेंसी नोट, बैंक नोट के रूप में नकली और असली नोट चल रहे हैं, ताकि देश की जनता ये पता लगा सके कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तो आप एक बार हमको ये बता दीजिए कि वैध रुपए का क्या पैमाना है, उसका कौन सा दस्तावेज है, किस दस्तावेज के तहत वो रुपया वैध होता है, और कौन सा क्या चीज है जिसकी वजह से उस रुपए को अवैध कह सकते हैं। भाई नकली और असली किसको कह सकते हैं? हमने सरकार से, सरकार ही बताएगी ना भाई, फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा, आरबीआई बताएगा, भारत सरकार में बैठा कोई आदमी बताएगा, उनका कोई नौकर बताए, कोई भी बताए, हमें क्या मतलब है? हमको तो मोहर मार के दे दे कि इस नोट को असली कहते हैं, इस नोट को नकली कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ने एक लाइन बोली, उस लाइन का मतलब बता दीजिए, फिर हम समझ जाएंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं चाहे अनपढ़ लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, आप यूपी के हो के बिहार के हो के इधर करनाल के हो के अमेरिका के हो। अगर एक लाइन हम आपको यह बता दें, आपने कहा कि अवैध रुपया कौन सा है, इसका दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए, और भारत सरकार आपको यह कह दे कि वैध रुपए का कोई दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अरे वो सरकार बोल दे कि वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो क्या मतलब है इसका? कि सारा का सारा रुपया अवैध है, इसका तो यह मतलब निकलता है। जब सरकार को यही नहीं पता है कि वैध रुपया किसको बोलते हैं और अवैध रुपया किसको बोलते हैं, तो भैया जी क्या बचा फिर? यही बात हमने बैंकों से पूछ लिया। अब सरकार तो बोल गई, सरकार ने बोला, आरबीआई ने बोला कि हमारे पास तो जितना रुपया है अवैध है। अब बैंकों से पूछ लिया तो बैंक वाले बोलते हैं हम कैसे जवाब दें, हमने थोड़ी ना नोट छापा है। अच्छा मान लीजिए अब ये गाड़ी है इधर खड़ी है, ये टाटा की है। अब टाटा की गाड़ी लेकर के आए तो क्या आप रतन टाटा से खरीद के लाए थे या पास वाली वर्कशॉप से, एजेंसी से खरीद के लाए थे? एजेंसी से खरीद कर लाए। अगर ये खराब हो जाएगी तो रतन टाटा को टक्कर मारोगे, कहां जाओगे? अरे टाटा की एजेंसी को बोलेंगे ना कि भाई इसको ठीक करो। ऐसा ही है कि नहीं? उस कंपनी के मालिक के पास थोड़ी ना जाएंगे। अब कोई भी फाइनेंस कंपनी है, कोई भी बैंक है, वो अपना काम किसके अंडर में करता है? आरबीआई के अंडर में करता है। अब अगर आरबीआई किसके अंडर करता है? वो कह रहे हैं, ऐसा झूठ है वैसे, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बकायदा, वही तय करता है कि करना क्या है, वही सरकार को बताता है कि ये आदेश पारित कर दो।
मतलब उन लोगों को, सरकार नहीं, असल में वे प्रधानमंत्री टाइप के लोगों को जो बैठे हैं संसद में, असल में वो सरकार नहीं है, ये बता दें हम आपको। वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक गुंडा राज है, जैसे कि इस समाज में चल रही है पुलिस तंत्र है। ये बंदूक के दम पर हमको डराते हैं, लाठी डंडों के दम पर। कानून की जब हम बात करते हैं, विधि की जब हम बात करते हैं, तो ये भाग जाते हैं। फिर इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि इनको लाठी डंडों से पीट डालो, इनको कोर्ट कचहरी के चक्करों में डाल दो, ये अपने आप दुखी होकर के भाग जाएंगे। इनका इतना पैसा वेस्ट करवा दो, इनकी हड्डियां तोड़ करके फेंक दो। ये सिर्फ इतना जानते हैं, इससे आगे इनको नहीं मालूम है। वो ऊपर बैठी ऑर्गेनाइजेशन जो बैठी है, उससे हमने पूछा कि भाई तुम्हें बता दो, अब सरकार, वो जो प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो भी बोल रही है कि हमको नहीं मालूम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है हमको भी नहीं मालूम है। जितने आपके आसपास के बैंक हैं ये जो शहर में है, और जो फाइनेंस कंपनी है वो कहती है हमको भी नहीं मालूम है रुपया कहां से छपता है। अरे भाई किसी को तो पता होगा यार पूरी दुनिया में। ऐसे कैसे हो सकता है कि रुपया छप रहा है और किसी को मालूम नहीं कैसे छप रहा है भाई? नहीं समझे क्या? अब ये तो पंगा बड़ा हुआ। कल बड़ा पंगा हुआ हमारे साथ, वहां खड्डा में गए हुए थे हम। वो खड्डा में नहीं, उधर खड्डा आप लोगों को पता होगा। हम तो बोले, वो ये कहने लगे, बाबूलाल भैया कहने लगे फोन करके, वो किसी को बोले हम खड्डा में हैं। मैं कहा खड्डा में, कहा सड़क पे हो आप? तो बोले नहीं, ये जगह जहां हम हैं वहां खड्डा है, इसको खड्डा जगह बोलते हैं। तो हम खड्डा में थे कल। तो उधर खड्डा में क्या हुआ, वो महिलाएं बहुत सारी आई हुई थी। मतलब वो तो उन्होंने बोल दिया, उन महिलाओं ने, हमसे नहीं बोला जाएगा। असल में हमसे वो शब्द नहीं बोले जाएंगे। कल की वीडियो अगर आप देखेंगे, वहां फाइनेंस वाले भी आए हुए थे, बैंक वाले भी। हमने सिर्फ इतना ही पूछा कि देखो बैंक वाले भैया, तुम हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे न्यायालय है, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, विधि ये कहती है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। कि अगर मैंने आपसे पैसा लिया है तो मेरा फर्ज है आपको पैसा वापस करने का, है कि नहीं? और हम लोग डरते भी इसीलिए हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने सरकार से पैसा लिया। अब हमने सरकार से पूछ लिया कि तुमने जो पैसा दिया वो असली है कि नकली है, और वो बोल रहे हैं कि असली का तो कोई कागज अपने पास नहीं है, तो इसका मतलब तो नकली है। अगर वो ये कह दे कि हमारे पास असली का कागज नहीं है, नकली है, लेकिन भारत के संविधान में और हमारे आईपीसी में, अभी आजकल भारतीय न्याय संहिता जो भी नाम उन्होंने ड्रामा कर दिया, उसमें अभी वो कह रहे हैं कि नकली नोट लेना और देना तो अपराध है। तो इसका मतलब जो उन्होंने अगर हमको नकली नोट दिया है तो बैंक वालों की जेल होनी चाहिए। देखो, असली नोट दिया है तो हम देनदार हैं, और अगर नकली दिया है तो पहले उनकी जेल होगी, बाकी बात बाद में करेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी बुजुर्गों, है कि नहीं? अब हमने सिर्फ वो दस्तावेज लगा करके पूछना शुरू किया, महिलाओं से बोला। मैंने अपने एरिया की बात बताई उनको कि वहां ये बहुत हरामी लोग हैं, बैंकों वाले। मैं आपको बता रहा हूं, इतने हरामी हैं ये। आपका क्योंकि बैंक का जो अकाउंट है वो ऑनलाइन है सारा कुछ, और उनके पास सबके अकाउंट नंबर पड़े हैं, आधार कार्ड के साथ जोड़ रखा है, आपकी जमीन के कागज भी जोड़ रखे हैं, घर में कितनी गायें हैं, कितनी भैंस है, उनके कान पे भी फास्टैग लगा रखा है, आपकी गाड़ी की, मोटरसाइकिल के कागज भी उन्होंने आधार कार्ड के साथ जोड़ रखे हैं। तो आधार कार्ड आपका दे दो आपने, तो आपके बारे में सारी जानकारी आ जाती है। इनके परिवार में इतने लोग हैं, उनकी ये उम्र है, वो यहां पर पढ़ते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी आमदनी है, इतने डंगर हैं, इतनी जमीन है, इतना लोन है, इतने बैंक में पैसे हैं, सब आ जाएगा आपके बारे में। पता लग जाएगा कि ये तो खाली हो चुका है, इसका बैंक का खाता खाली हो चुका है। उसी टाइम बैंक वालों का फोन आएगा, जी लोन ले लो, लोन ले लो। आपको भी लगेगा जरूरत है, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ये लोग आपके बच्चों के स्कूल को बेहतर नहीं करेंगे, लेकिन ठेके की अवेलेबिलिटी खूब अच्छे से करेंगे, ताकि आपका जो मर्द मानस है वो ज्यादा से ज्यादा दारू पिए। वो चाहते हैं कि आपका आदमी ज्यादा से ज्यादा नशा करे, क्योंकि आपका आदमी नशा करेगा तो घर से पैसा बर्बाद होगा ना, तभी तो आप उस पोजीशन में पहुंचोगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो फिर एक स्वयं सहायता समूह के नाम पर, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर वो एक महिला को पकड़ेंगे गांव में से, जिसको बोलना अच्छे से आता होगा, ढंग से वो समझा सकती है कि अरे इतना पैसा ले लो, तुम बिजनेस कर सकते हो, ब्याज ब्यूज कोई भी है नहीं है, तो तुमको इतना लौटाना है, बस उतना ही लौटाना है जितना दिया। तो आदमी क्या सोचता है कि आज पैसा नहीं है जेब में, कोई बात नहीं,
मैं इस पैसे को लेकर के अभी का काम चला लेते हैं, बाद में देते रहेंगे धीरे धीरे। अब जब आमदनी नहीं है और आपने पैसा लेकर खर्च कर दिया, किसी शादी में खर्च कर दिया, कि मकान पे लगा दिया, बेटा मोटरसाइकिल ले आया, आप एक मोबाइल ले आए, आपने और कहीं पे बच्चे की फीस भर दी, ऐसी जगह खर्च कर दिया जहां से आमदनी ना आती हो, तो पैसा तो खर्च हो गया। अब हमारे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं। अब वो पहले महीने आएंगे किस्त जमा करो, किस्त जमा नहीं कर रहे हैं तो दूसरी महिलाओं को बोलेंगे उसको बोलो किस्त जमा कराएगी, वो बाकी की महिलाएं उसके पीछे पड़ेंगी कि यार तुम करो, हमारा भी खराब हो रहा रिकॉर्ड। वो भी नहीं बात बनेगी तो उनका आदमी हमारे घर आएगा, हम सोचेंगे भैया हमने तो पैसा देना है, आओ भैया बैठो, हम तो इज्जत से बैठाते हैं, और वो हरामजादा उधर हमारे वहां क्या बोला एक जगह पर। और यही बात कल खड्डा में हुई, उन महिलाओं ने बताया कि चाहे अपनी इज्जत बेचकर पैसा दो, हमको पैसा चाहिए। ये बात बोली बैंक वालों ने, हरामियों ने। कलेजा निकल के आता है इज्जत वाले आदमी का कि नकली पैसे के बदले में तुम हमारी असली प्रॉपर्टी तो ले ही रहे थे, जमीन मकान दुकान तो ले ही रहे थे, अब तुम हमारे घरों की इज्जत भी लेने लग गए। और हम लोग नपुंसक बने देखते रहेंगे, जो अपने आप को मर्द कहता है, उनके घरों की इज्जत नीलाम होती रहेगी और हम चुप रहेंगे। ये हालत हुई। कल महिलाओं को समझ में आ गया कि जितना रुपया दे रखा है वो तो सारा नकली है। और हमने एक बात बोली, देखो भाई, तुमने जब हमको पैसा दिया तो पूरा लिखित में जांच पड़ताल किया था, अब हमें पता चला तुमने फ्रॉड किया, पहले तो हमको नहीं मालूम था, हमको पता चला, तो अभी लिख के दे दो कि तुमने हमको असली रुपया दिया है, इसमें क्या दिक्कत है? बैंक वालों को लिख के देने में क्या दिक्कत है? जब मैंने लिख के दे दिया कि मेरा नाम देवेंद्र बलहारा है, मैंने लिख कर दे दिया ये मकान मेरा है, मैंने उसके कागज भी आपको दे दिए, मैंने अपना आधार कार्ड भी दे दिया, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दिया, घर का राशन कार्ड भी दे दिया, मैंने तो अपने सारे कागज तुमको दे दिए, तुम तो दो कुछ ना कुछ हमको, तुम कोई मालिक थोड़ी हो मेरे। भाई बात गलत है कि सही है? सही है ना भाई? तुम हमको कोई कागज तो दो कि जिससे हमें पता चले कि तुमने हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है। लिखित में लिया था, लिखित में लेंगे। लिखित में अगर हमको तुम देते हो कि तुमने हमको असली रुपया दिया है, हम देनदार हैं, हम जैसे चाहे मर्जी लेकर के आए तुम्हारा पैसा लौटाएंगे। हम किसी को यह नहीं कहते हैं कि आपने लिया हुआ पैसा लौटाना नहीं है, लेकिन कबाड़ के बदले पैसा नहीं देंगे। हमको खाली फोटो स्टेट नोट पकड़ा के, हमको खाली मोबाइल में डिजिट ट्रांसफर करके तुम हमको कर्जदार बना रहे हो। वो बोलते हैं ये जो डिजिट भेजा है, ये जो नोट है, चाहे फोटो स्टेट, ये इसके बदले में तुमको सामान तो मिलता है, सामान मिलता है, लेकिन भारत के रुपए की कीमत का सामान नहीं मिलता है। ये समझना आप, भारत का रुपया अलग है और रिजर्व बैंक का रुपया अलग है, ये दोनों पता होना चाहिए। 1 रुपये का नोट है किसी के पास? यहां पे खड़ा है कोई बैठा है क्या आपके पास? अभी है? इस नोट को देख लेना, मैं आपको मोबाइल पे दिखा देता हूं, इधर मेरे को देना। 1 रुपये का नोट जिसके घर में रखा हो, सर्च कर लेना गूगल के ऊपर, आप ढूंढना किसी के पास रखा हो तो उसका फोटो मंगा लेना और उसके देखना। कोई नहीं, हो गया। ये 1 रुपये का नोट है, ये मोबाइल में दिखाएंगे और इधर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस 1 रुपये के नोट के ऊपर लिखा है भारत सरकार। क्या लिखा है? सिर्फ इतना ही लिखा है, भारत सरकार, कुछ नहीं लिखा। और भारत सरकार सबसे ऊपर और नीचे 1 रुपया और बाकी के निशान लिखे हैं। ये लिखा है इस नोट पर। अब 1 रुपये को नोट को छोड़ करके बाकी किसी भी नोट को एक बार उठाकर देखो, उसके ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। जो आपके पास ये नोट है ना, 200 का, 100 का, 2 का, 5 का, जितने का भी हो, उसके ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। हमने दिमाग में आया, ये भैया 2 तरह के नोट कैसे हैं? बैंक वालों की शाही खत्म हो गई थी, थोड़ी शाही लगनी थी, ज्यादा लगनी थी। इस 2 रुपए के नोट पे, 5 रुपए के नोट पे भारत सरकार लिखने में क्या जाता है भाई? और 1 रुपए के नोट के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक क्यों नहीं लिख दिया? तो पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी भी नहीं है। तो जितने बैंक हैं सारे प्राइवेट कंपनी हैं। अब प्राइवेट कंपनी भारत सरकार का रुपया कैसे छाप सकती है? वो नहीं छाप सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी
भारत के रुपए की कीमत के बराबर के बैंक नोट छाप सकती है। यह उन्होंने अपना आरबीआई एक्ट 1934 बना करके रख दिया। भारत का रुपया नहीं छाप सकती, भारत के रुपए की कीमत के बराबर के नोट छाप सकती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी नहीं कहा 100 रुपए देना, वो बोलते थे 100 रुपए का नोट देना, 100 रुपए का नोट देना, ऐसा बोलते थे ना। 50 का नोट या 50 की पर्ची, 10 की पर्ची, पर्ची बोलते थे, वो कभी 10 रुपए नहीं बोलते थे। रुपया हमेशा चांदी वाले को रुपया बोला उन्होंने। 1 रुपये को 1 रुपया जो चांदी वाला है उसको बोला, 1 रुपया जो कागज वाला उसको बोला, 1 रुपए वाले को कभी भी नोट नहीं बोला, और 2 रुपए से ऊपर वाले को कभी रुपया नहीं बोला, क्योंकि वो स्मार्ट लोग थे। लेकिन इन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमको टेलीविजन के नाटक में, फिल्मों में, मोबाइल में, धंधे में, सुबह से लेकर रात तक कर्जे में डुबो के हमको ऐसा बना दिया। हमारे पास रिसर्च करने का टाइम ही नहीं है, हमारे पास भाईचारे में बैठ के बात करने का समय ही नहीं है, हमारे में एक दूसरे के साथ दुख सुख में शामिल होने का समय ही नहीं है। इन्होंने हमको ऐसा बना दिया, हम सब लोग अलग अलग कट गए। तो अपनी बात इकट्ठे होकर के रखें कैसे? जब बात इकट्ठे होकर के रखेंगे नहीं तो बात का पता नहीं चलेगा, बात का पता नहीं चलेगा तो हम खोज नहीं करेंगे, खोज नहीं करेंगे तो उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। तो इन्होंने क्या किया कि जो भारत के रुपए के बराबर का नोट छापा करते थे, उसके बराबर की मूल्य का नोट छापा करते थे, थोड़े दिनों के बाद रिजर्व बैंक ने खेल खेलना शुरू किया कि बिना रुपए की कीमत का छाप लेते हैं भैया। रुपए की कीमत का मतलब है जितना 1 रुपए की भारत की कीमत है उसके बराबर का सोना भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा होना चाहिए। अगर हमारे नोट के बैक में सोना नहीं रखा है, कितना सोना है मालूम है? अरे मालूम है 1 रुपए के बदले कितना सोना है? किसी को नहीं मालूम है। एक हमारी जो पेपर करेंसी एक्ट 1870 1882 के हिसाब से, कॉइनेज एक्ट 1906 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं ना, तो 15 रुपए की एक मोहर बनती है। ये भी फ्रॉड है वैसे, 10 रुपए की एक मोहर बननी चाहिए, बट फिर भी हम ये कहते हैं तुम 15 के हिसाब से कर दो भैया हिसाब हमारा। 15 रुपए की एक मोहर का मतलब है 15 रुपए में 1 तोला सोना, 11.664 ग्राम सोना। अगर इतना सोना रिजर्व बैंक के पास रखा है तो वो 15 रुपए छाप सकता है, अगर वो नहीं रखा तो नहीं छाप सकता। तो इसके हिसाब से जब 11.664 ग्राम को 15 से भाग देते हैं तो 1 रुपए की कीमत निकल कर आती है 777 मिलीग्राम सोना। 1 रुपए की कीमत निकली 777 मिलीग्राम सोना। उस रुपए को, अगर उस 777 मिलीग्राम सोने को अगर इन वाले नोट में लेने जाते हो तो लगभग 6000 रुपए में आता है। उतना ही सोना, समझ रहे हो ना? जितना सोना भारत के 1 रुपए में आता है उतना सोना रिजर्व बैंक के 6000 रुपए में आता है। इसका मतलब अगर बैंक वालों ने आपको 60,000 रुपए का लोन दिया हुआ है तो आपके 10 रुपए की बराबर की कीमत है। अगर उनको 6 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है तो हमारे 100 रुपए की बराबर की कीमत है। अब भारतीय रिजर्व बैंक का रुपया दिया है तुमने, ब्रिटिश इंडिया वाला, अगर भारतीय रिजर्व बैंक वाला दिया है तो उसके 6 लाख में जितना सामान आएगा भारत के असली रुपए में 100 रुपए में उतना ही सामान आएगा। तो यह बात हमको समझ में आ गई। अरे सारे देश के साथ इतना फ्रॉड हो रहा है। देखो भैया, वो तो छाप लेते हैं, वो तो एक मोबाइल में ऐसा लिखा है, उन्होंने तो कंप्यूटर पे ऐसे टक 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 किया, हमको तो 1 लाख का भी कर्जदार बना देंगे, 10 लाख का भी कर्जदार बना देंगे, 6 लाख का भी बना देंगे। उन्होंने हमको 6 लाख का कर्जदार बना दिया। असल में उस 6 लाख में जो सामान आएगा वो 100 रुपए में आ सकता है, और हम सुबह से लेकर रात तक दिहाड़ी करेंगे, जमीन बेचेंगे, डंगर बेचेंगे, दूध बेचेंगे, हम पैसा कमा कमा के उनको 6 लाख रुपया, भारत का रुपया। आप जो रुपया कमाते हो वो अंग्रेजी रुपया कमाते हो, भारतीय रिजर्व बैंक का या भारत का? अरे भैया, भारत के नागरिक हो तो कहां का रुपया कमाओगे? भारत का रुपया कमाओगे ना। तो भारत के 1 रुपए में उतना सामान आना चाहिए जितना उनके 6000 रुपए में आता है। और अगर यह बात गलत है तो एक काम करो, उन बैंक वालों को बोलो तुम लिख कर दे दो कि हमने जो लिखा है वो गलत है। भाई इतना तो लिख ही सकते हैं कि तुम्हारा जो रुपए का ये मान जो तुमने बनाया है, जो तुमने ये हिसाब किताब बनाया ये गलत है। इतना लिखने में तो बैंक वालों का कुछ नहीं जाता ना। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई बैंक वाला अब आपके पास आए और अगर अपने आवेदन लगाया हुआ है
सारे जने लोग मिलकर के ये तो पूछ ही सकते हैं कि भाई जो दिया है कागज पे लिख करके हमने आवेदन, उसका लिखित में संतोषजनक जवाब दे दो, या इतना भी नहीं बोल सकते। और अगर वो किसी को अकेला देख करके सड़क पर रोक लेते हैं, आपकी गाड़ी पकड़ते हैं, मोटरसाइकिल पकड़ते हैं, तो उनका इलाज भी कर सकते हो मिलके। अरे इलाज कर ही सकते हो ना, इलाज करना तो आता होगा। गुंडों का इलाज आपकी एकता के अलावा दूसरा नहीं है। और ये कल खड्डा में किया, वो जो बैंक वाला था वो आकर के स्टेज पर हमारा माइक हमसे लेकर के बोला हमने कुछ सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछ लीजिए। वो मैंने उन्हें पूछा कि अगर तुम तो कह रहे हो असली है कि नकली है, इस चक्कर में मत लोगों को उलझाओ, तुम मत बहकाओ, इनका काम तो हमारे वाले दिए रुपए से ही चलता है, अगर हम रुपया नहीं देंगे तो ये अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। वहां महिलाएं थी खड़ी होकर के उसको बोली साले तेरे भरोसे हमने बच्चे पैदा किए हैं क्या। और थे धड़ाधड़ सड़क पे गिर के वहीं पे दोनों तीनों को खूब कूटा दबा करके। हमने तो बड़ा कहा भैया मत मारो यार, मार इलाज नहीं होता है, पर हम क्या करें, वो इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं। वहां एक औरत ने बताया कि हमको ऐसा बोलता है कि चाहे अपनी इज्जत बेच करके लाओ, हमको पैसा चाहिए। वहीं पर बोला हुआ, उन्होंने वहां भी बोला हुआ। मैंने तो अपने इधर की बात बताई थी, हमारे वहां होता है, पता चलता है तो इधर भी करके सबके सामने ऐसे बदतमीजी से पेश आते हैं, सबको गालियां देते हैं ये हरामी। तो फिर इसका मतलब जब तक आप लोग अकेले अकेले रहोगे, जब तक आपको बात का मतलब नहीं पता, तब तक तो आपके साथ ऐसे ही छल होता रहेगा, और तो परमानेंट होता रहेगा। 6000 की लूट, 6000 गुना की लूट, नहीं समझ रहे। 100 रुपए में आना चाहिए जो सामान 6 लाख में आता है। इतना मजबूत है भारत का रुपया। लेकिन ये भारत के रुपए को मांगो तो, भारत के रुपए में डील करना शुरू करो तो, इनके इस रुपए का बहिष्कार करेंगे तभी तो, इस सरकार का बहिष्कार करेंगे तभी तो, ये वोट देने का बहिष्कार करेंगे तभी तो। क्योंकि ये वोट दे करके हम क्या करते हैं, आपको मालूम है हम वोट दे करके क्या करते हैं, मालूम है क्या? वोट देते ही हम ये कह देते हैं कि हमने अपने हाथ कटवा लिए, अब तुम मालिक, अब तुम लठ मारने को कहोगे हम खा लेंगे, अब तुम हमको कहोगे कि घुटनों के बल चलो तो घुटनों के बल चलेंगे, तुम कहोगे बैठो तो बैठेंगे, तुम कहोगे भूखे मरो तो भूखे मरेंगे, माई बाप करके इनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। अरे भैया आपने नहीं देखा क्या, वो नेता जो बाहुबली है, वो नेता जो करोड़पति है, वो नेता जो राजा था, जिसके बाप दादा राजे थे, वो चुनाव आते ही ऐसे कैसे हो जाता है? वो आते हो जाता है कि नहीं आता? चुनाव के वक्त वो आपके चरणों में लौटने को तैयार हो जाएगा। आप बोलोगे मेरे पास 100 वोट है, मैंने थूक दिया, इसको चाटो, तो चाटेगा साला। वो कहेगा हमारे बच्चों का गू खाना पड़ेगा, वो खाएगा हरामी। अगर वोट के टाइम पे अगर आप बोलोगे हमारे पास 100-200 वोट है, वो उसके लिए गू भी खा जाएगा। वो इतना हरामी है क्योंकि आपकी वोट का मतलब आपने अपनी गर्दन उनके हाथ में पकड़ा दिया। आप इस देश में शरणार्थी हो गए, आप मालिक नहीं रहे, क्योंकि आपने अपनी ताकत उसको दे दी। अपनी ताकत उनको देनी है कि अपने पास रखनी है भैया? आपको पता ही नहीं भारत सरकार आप ही हो। अरे वो OIGS है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, और ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस वाला आदमी सरकार की नौकरी करता है। सरकार कौन? जो उसको ताकत दे, जो उसको पैसा दे, जो उसको तनख्वाह दे, उसकी तनख्वाह निकलती है हमारे टैक्स से। तो भारत सरकार हुए हम। लेकिन हम भारत सरकार तब तक नहीं है जब तक हम उनको वोट कर रहे हैं, जब तक हम उनसे भीख ले रहे हैं। भीख कौन सी? बच्चों को फ्री में इंजेक्शन लगवाना, बच्चों के नाम पर, कन्याओं के नाम पर खाते में पैसा लेना, बुढ़ापा पेंशन लेना, विधवा पेंशन लेना, जो फ्री का पैसा, जो किसान वाली वो अपमान निधि देता है ना आपको 2000 रुपया, वो कहता सम्मान निधि है, असल में वो आपकी अपमान निधि है। वो आपको भिखारी बनाने की निधि है। उसमें क्या होता है यार, किसान का एक ट्रैक्टर की टंकी फुल नहीं होती है, उसके पूरे साल के पैसे में एक टंकी फुल हो जाएगी क्या यार? वो उतने रुपए में हम लोगों का जमीन खरीद रहे हैं हरामी। और वो भी क्या, 6000 रुपया, मतलब 6000 भारतीय रिजर्व बैंक का जो डिजिट है वो ट्रांसफर किया, लेकिन वो भारत के कितने रुपए के बराबर है? 10 रुपये के। हाँ सॉरी, 1 रुपये के। गलती हो गई भैया, मेरे से गलती हो गई, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। 6000 रुपया कितने रुपए के बराबर?
तो वो 1 रुपए में आपका जमीर खरीद रहा है। आप सोचो, समझ गए? हमारा बैंक वालों से पाला भी पड़ा। बैंक वालों ने बोला, बलहारा जी अच्छी बात नहीं है ये। मैंने बोला कौन सी भैया? बोला तुम लोगों को भड़का रहे हो। मैंने कहा लोग भड़क जाते हैं क्या? लोग बेवकूफ है क्या? अनजान तो थे, उनको हमने ये तो नहीं कहा ना तुम बैंक वालों को डंडे मारो लठ मारो। मैंने बोला क्या आपको? मैंने ये तो नहीं बोला। मैंने बोला हमको ने तुमको लिखित में सब कुछ दिया, तुम हमको लिखित में दे दो। विधि तो यही कहती है ना भाई, हमारे अंदर शंका है उसको दूर करो, बात खत्म। अगर वो दूर नहीं कर रहा है तो गुंडागर्दी है भाई, फिर इलाज पक्का करना पड़ेगा। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि आपने पैसा उसका चुकता नहीं करना है। मैंने बोला विधि के अनुसार करेंगे, कानून के अनुसार करेंगे, नियम के अनुसार करेंगे। नियम वो नहीं जो तुमने बनाया, नियम वो नहीं जो मैंने बनाया, नियम वो ही नहीं जो कुदरती है। नियम वो होगा ना जो कुदरती है। कुदरती नियम क्या कि जो लिया है वही देंगे। तो लिया क्या है वो बता दो। अरे भाई गलत बात है क्या? जो दिया है वो बता दो क्या दिया है। भारत का असली रुपया दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का नकली रुपया दिया है, बस इतना सब पूछ रहे हैं। तुम उसका जवाब दे दो और हमसे पैसे ले लो। और अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो हमारे पास पैसा नहीं है, बात खत्म। और अगर तुम इधर आए तो अपनी जान माल के नुकसान के तुम जिम्मेदार। अब वो बैंक वाला बोलता है कि तुम हमको भड़का रहे हो, इनको लोगों को भड़का रहे हो। मैंने कहा भड़का नहीं रहा हूं भाई, तुम बता दो एक बात जो मैंने गलत कही हो, एक बात जो गलत कही हो। देखो पुलिस आएगी, हमको यहां से डंडे मार देगी, रात सुबह उठाएगी, रात को डंडे मार के छोड़ देगी, कोई और मुकदमा कर देगी, धारा 144 का हमने उल्लंघन किया इस पे कर देगी, देशद्रोह का कर देगी। लेकिन ये कभी नहीं लिखेगी एफआईआर में कि मैं रुपए को नकली बोल रहा था। मैं तो बोल रहा हूं ना सरेआम, मैं तो कह रहा हूं ना, अरे मुकदमा करो, पुलिस हम पे मुकदमा करो, हम हाथ जोड़ते हैं, हमसे पैसा चाहिए, हमसे 3, 4, 5 लाख रुपया ले लो, हम पे मुकदमा करो कि हम रुपए को नकली बोल रहे हैं। इस लाइन पे बोलो, हमको मुकदमा करो कि हम बोल रहे हैं कि तुमने फ्रॉड किया। सारा देश के सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं, कोई छुप के थोड़ी बन रहे हैं, वीडियो बन रही है ना। भेजो ना थाने के पास, भेजो ना मुख्यमंत्री के पास, भेजो ना प्रधानमंत्री के पास और बोलो कि हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बकवास घर में बैठ करके कर सकते हैं, यहां करके डिबेट कीजिए, बात कीजिए। बैंक मैनेजर बोला अच्छा एक काम करिए बलहारा जी। मैंने कहा बताइए। गांव वालों को बोलिए कि जो नकली रुपया लिया है वो नकली ही वापस कर दे। चलो आपने बोला कि नकली दिया, मैंने बोला हाँ। बोला नकली रुपया दिया है तो नकली ही वापस कर दे। मैंने कहा वो है ही नहीं है कहीं पर। बोला है, ऐसा कैसे है नहीं है? मैंने कहा मैं बताता हूं तुम कैसा देते हो रुपया, और जरा गौर फरमाना, आपको मालूम पड़े। मेरी जेब में, ध्यान देना, मैं बैंक हूं। अभी सोच लो, कहानी खेलते हैं, एक नाटक करते हैं। मैं बैंक हूं, मैं आया आप लोगों के पास, मैंने बोला मेरी जेब में 1 लाख रुपया है, मैं 1 लाख रुपया आप लोगों को लोन देना चाहता हूं, तो मैं कितने रुपए का लोन दे सकता हूं ज्यादा से ज्यादा? अरे बोल कर बताइए। 1 लाख से ऊपर का भी दे सकता हूं क्या? 1 लाख से कम का दे सकता हूं क्या? हाँ दे सकता हूं भाई, 1 लाख से कम तो दे ही सकता हूं। 1 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता, 1 लाख से कम दे सकता हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 लाख दे दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना 1 लाख रुपया इधर या जो मेज पर बैठे हैं इनको बांट दिया, 25-25 हजार रुपया। और मैंने बोला कि मुझे कल इस, आप जो महीने में किस्त देते हो, कई लोग रोज की किस्त देते हैं, जो छोटा लोन देते हैं वो डेली की देते हैं, तो मैं कल की किस्त की बात कर लेता हूं। मैं इनको बोलता हूं कि कल तुम सबने 2-2 हजार रुपया मुझे लोन वो देना है, इंटरेस्ट ब्याज का देना है। तो अगले दिन ये चारों मुझे कितना पैसा देंगे? 2-2 हजार रखे, टोटल कितना हो गया? 8 हजार रुपया मेरे को पास आ गया। वो 1 लाख तो इन्हीं के पास है ना, लेकिन और कोई रुपया अगर कहीं पर ना हो तो वो जो 8 हजार रुपया लिया मैंने, वो उसी 1 लाख में से लिया है ना। ऐसा थोड़ी है कि इनके पास जाने के बाद वो 1 लाख रुपया अंडे दे देगा और उसमें से और रुपए निकल आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो 1 लाख तो 1 लाख ही है। तो इसमें से इन्होंने 8 हजार रुपया मुझे दे दिया। अभी मैंने इनसे कितना लेना है? वो तो ब्याज लिया ना, इनसे कितना लेना है? तो है इनके पास 1 लाख। अब इनके पास 1 लाख बचे हैं क्या? उनमें से मैंने 8 हजार तो ले लिया, लेकिन अब मैंने क्या किया, ये 8 हजार लेकर के मैंने इनको दे दिया ब्याज पे। अब इनको दे दिया और इनको बोला कि तुमको भी कल 2 हजार रुपया देना है।
या जो जो भी इसका ब्याज बनता है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मोटा मोटा कैलकुलेशन, ताकि सबको समझ में आए। तो अब 5 जनों ने मिल करके मुझे देना है कुल मिलाकर के 10,000 रुपया। कितना देना है? अब 10,000 रुपया इन्होंने दूसरे दिन मुझे दे दिया। अब इनके पास जो रुपया है वो मैंने लेना कितना है? 1,08,000। ये तो 10,000 तो सिर्फ ब्याज है ना, ये तो मेरा आ गया। अभी तो जो मूल है वो तो इनके पास ही पड़ा है। फिर मैंने जो अगले दिन का 10,000 आया वो मैंने आगे दे दिया। अब अगले दिन मेरे पास 12,000 है, वो 1,18,000 मैंने लेना है, लेकिन 18 अगले दिन का 12,000 मेरे पास आ गया और अब मैंने वो इनको दे दिया। अब आप सोचो मार्केट में रुपया कितना है? 1,00,000, और मैंने लेना कितना है? 1,30,000। देखो कमाल की बात, रुपया आपके पास 1,00,000, वही रुपया घूम रहा है ना। जब मैंने एक कटोरी गेहूं लिया, उसका मैंने आटा पिसवा लिया, उस आटे को मैंने पानी में गूंदा और चूल्हे पर रोटी बनाई और खा लिया, तो आटा खर्च हो गया, तो आटा खत्म हो गया। रुपया खर्च होने के बाद खत्म काहे नहीं होता है भैया? बाकी सारी चीजें खर्च होने के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन रुपया बड़ा कमाल की बात है नहीं और खर्च नहीं होता है। खर्च नहीं होता, खर्च कर दिया फिर भी खत्म नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है। वो हमसे भी टैक्स ले लेता है। ये वाले बंदे को मैंने, दुकानदार था, मैंने इसको दे दिया, ये भी टैक्स देगा उसके ऊपर, फिर ये आगे खर्चा करेगा, वो भी टैक्स देगा, वो खर्चा करेगा, वो भी टैक्स देगा। वो 100 रुपया जितनी बार घूमेगा उतनी बार टैक्स देगा, लेकिन वो 100 रुपया खत्म नहीं होता। कमाल की बात है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? खर्च हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, कैसा खर्चा है ये? बाकी तेल खर्च करके देखो, फिर बोलो कि तेल 1 लीटर खर्च कर दिया, फिर भी 1 लीटर बचा रहेगा क्या? जितना खर्च करोगे उतना तो खत्म हो जाना चाहिए ना। गलत तो नहीं बोल रहा हूं जी। अब ये जो मैंने बोला ऐसा करके, आपको मान लो मैंने रुपया लेता रहा, ब्याज देता रहा, और ऐसा करके मैंने 1.5 लाख रुपया आप लोगों से लेना है, तो मार्केट में कितना रुपया है टोटल? 1,00,000। लेना कितना है मैंने? 1.5 लाख। तो वो जो ऊपर का ब्याज का 50,000 है वो भी दे सकते हो क्या? जब वो है ही नहीं कहीं पर भैया। ब्याज तो ऐसे बनता है, 1,00,000 दिया और 1,05,000 लेना, वो तो लिखना है, बस खाली लिखना ही तो है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो ऐसा पैदा हो जाए। रुपये से रुपया कमाया जाता है, नहीं भैया, गलत बात। रुपये से रुपया कभी नहीं कमाया जाता। अगर रुपये से रुपया कमाया जा रहा है, ध्यान देना, ब्याज का रुपया, किराए का रुपया, प्लॉट खरीदा नहीं है, बयाना दिया है खाली अभी 25 लाख का है और अगले दिन वो 26 लाख का हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर अगले ही दिन उसकी कीमत बढ़ रही है, और अगर कीमत रोज बढ़ रही है, वो हराम का पैसा माना जाएगा, क्योंकि वो उसकी कीमत बढ़ेगी कैसे? प्लॉट थोड़ी ना बड़ा हो गया है, वो तो उतने का उतना ही है। उसका मतलब ये है कि पहले जिस प्लॉट को खरीदने के लिए आपको 25 लाख रुपए की मेहनत करनी पड़ती थी, अब अगले दिन उसको खरीदने के लिए आपको 26 लाख की मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपकी मेहनत की कीमत कम हुई है, प्लॉट की कीमत नहीं बढ़ी है। इसका ये मतलब है। इसको दूसरे एंगल से समझाता हूं। सब्जी बोते होंगे, अनाज बोते होंगे, खेत में कुछ ना कुछ तो लगाते हैं, धान लगाया, कुछ लगाया। आपने 10 क्विंटल गेहूं घर में रख लिया, पूरे साल का खर्चा लगेगा। 10 क्विंटल चावल रख लिया, हम ऐसा बोल देते हैं, आप लोग चावल ज्यादा खाते होंगे। 10 क्विंटल चावल कितने का बिकता है? कितने रुपए का 1 क्विंटल? कितने का बिकेगा? क्या रेट है यहाँ चावल का? 2500 रुपया। 10 क्विंटल बेचा 25,000 रुपए में। 10 क्विंटल गेहूं पूरा साल निकाल देता है कि नहीं निकाल देता है? निकाल देता है ना। लेकिन उस 10 क्विंटल गेहूं को बेचकर जो 25,000 मिलता है, वो भी पूरा साल खर्चा निकाल देता है क्या? उस 25,000 में पूरा साल क्यों नहीं खा सकते भाई? जब तुम 10 क्विंटल चावल को पूरा साल खा सकते हो, तो 10 क्विंटल चावल के बदले जो पैसा मिला उससे पूरा साल क्यों नहीं खा सकते? इसका मतलब असली धन तो चावल है। हमारे वहां किसान के साथ ऐसा हुआ। टमाटर बिका 5 रुपया किलो। 1 क्विंटल टमाटर कितने का बिकेगा? 500 रुपया का। 500 रुपया घरवाली को लाके दे दिया कि लो संभालो, जब जरूरत पड़ेगी तो खर्च कर लेंगे। अगले महीने आ गई, अभी वो जो पैसा था
फर्जी छाप करके अडानी को दे दिया सरकार ने, और अडानी ने क्या किया, सारा टमाटर मार्केट से खींच लिया, टमाटर महंगा हो गया। अभी आज के टाइम की बात बता रहा हूं, हमारे करनाल में टमाटर 100 रुपया किलो बिक रहा है। कितना? 100 रुपया किलो। वही 500 रुपया लेकर के जाऊंगा तो कितना टमाटर मिलेगा? 5 किलो। अरे 100 किलो टमाटर का 5 किलो टमाटर हो गया, ऐसा कैसे हो गया यार? रुपया वही 500 का 500 है, लेकिन टमाटर 5 किलो हो गया। ये खेल समझ रहे हो आप लोग? तो जो मैंने 1 लाख रुपया दिया था और मैंने उसके बदले में आपसे 1.5 लाख रुपया लेना है, क्या मैं आपसे 1.5 लाख रुपया कभी ले पाऊंगा? क्योंकि मार्केट में तो सिर्फ 1 लाख ही रुपया है ना, बाकी तो वही रुपया लिया वही बांट दिया, वही लिया वही दे दिया, वही लिया दे दिया, वही लिया दे दिया, वही लिया दे दिया। और बैंकों का यह नियम है कि अगर बैंक के पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं तो बैंक 10 लाख करोड़ का लोन दे सकता है। यानी मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो मैं 10 लाख का लोन बांट सकता हूं। अरे कमाल है यार, कहां से दे सकता हूं? जो रुपया है नहीं वो कैसे बांट दूंगा मैं? नहीं समझे? तो दूसरा सवाल बैंकों से इतना पूछना है कि जो तुमने हमको दिया वो कहां से दिया, जरा बता तो। वो सच्ची में रुपया है तो कहीं से दिया होगा ना, और जहां से दिया होगा वो कम होना चाहिए वहां से। तो तुम्हारी बैलेंस शीट दिखाओ हमको। बैलेंस शीट में कहीं पैसा नहीं है जो हमको लोन दिया जाता है, कहीं पर भी नहीं है। हमने कर लिया सब ट्राई, कोई बैलेंस शीट में पैसा नहीं है, वो पैसा होता ही नहीं है। और तीसरी बात, जब बैंक मैनेजर ने बोला कि नकली रुपया लिया था, नकली वापस कर दो, मैंने सिर्फ उसको इतना बोला था कि एक काम करो, यही बात कागज पे लिख करके दे दो, क्योंकि नकली रुपये में लेना और देना दोनों के दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। उस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 10 साल से 8 साल से आजीवन कारावास तक की सजा है। तो मैंने कहा तुम बोलो, तुमने जो पैसा दिया है तुम्हें यही, अगर बैंक ने यह लिख कर दे दिया कि यह नकली रुपया था तो सारा बैंक जेल जाएगा। ये इसलिए बैंक कभी लिख कर नहीं देगा, आरबीआई कभी लिख कर नहीं देगी, सरकार कभी लिख कर नहीं देगी। तो अगर असली रुपया है ये लिख कर नहीं देगी तो इसका मतलब क्या है कि रुपया नकली है। क्यों जी? नकली लिख कर नहीं देगी, क्योंकि लिख दिया तो जेल में जाएंगे पक्का, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, बस चुप हो जाएंगे। फिर बैंक मैनेजर ने कहा कि तुम लोगों को भड़काते हो, गलत भड़काते हो। मैंने कहा भैया जी मैंने क्या भड़काया है, जरा डिटेल में तो बता दो। उसने बोला तुम बोलते हो कि सोना होना चाहिए रिजर्व बैंक के पास, तब छाप सकता है रिजर्व बैंक। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात, कोई ना कोई तो नियम होगा छापने का, अगर नियम नहीं है तो मैं फोटोस्टेट करा के तुमको दे दूंगा, वही मान लेना तुम रुपया, क्योंकि वो तो फोटोस्टेट के बराबर है। नियम बताओ ना कौन सा है? बोला सोने का नियम नहीं है, तो किस चीज का है? अरे किसी चीज का तो होगा भाई, ये मान लेते हैं सोने का नियम नहीं है, कोई तो नियम होगा। बोला नहीं। तो मैंने कहा अगर किसी नियम के बिना बैंक नोट छाप सकता है तो इसका मतलब बता दो मैनेजर साहब। तो मैनेजर साहब बोलते हैं कि इसका मतलब है कि बैंक को या आरबीआई को पैसा छापने के लिए अब सोने की जरूरत नहीं है और किसी नियम की जरूरत नहीं है, मतलब कि आरबीआई जितना चाहे पैसा छाप सकता है। मैंने कहा पक्की बात है ना? बोला हाँ। मैं कहा जब चाहे छाप सकता है, जितना चाहे छाप सकता है? बोलता हाँ। मैं कहा पक्का बता दे? बोला हाँ। तो तुम वो भी छाप लो जो हमसे लेना है कि नहीं? जब तुम मनमर्जी से जितना चाहे छाप सकते हो तो हमारे वाला भी छाप लो, और अगर किसी नियम से छापते हो तो वो नियम बता दो। बस इतना ही तो मांग रहे हैं यार, हम क्या गलत मांग रहे हैं भाई? या तो नियम है छापने का या नियम नहीं है। नियम नहीं है तो हमारे वाला छाप लो, और नियम है तो हमको नियम बता दो, बात खत्म यार। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे देश की जनता। और अगर ये बात पूछने के लिए भी अगर आप घरों से नहीं निकल सकते तो अपने बच्चों की गुलामी के लिए तैयार रहना भैया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इतना सब जानने के बाद भी आप बैंक वालों को विधि के अनुसार पैसा नहीं देते हो और आप लुटते पिटते रहते हो तो भैया आप कसूरवार हो अपनी गुलामी के लिए। फिर मुझे मत कहना, अपनी बुरी हालत के जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आपने कभी इन चीजों की जानकारियां इकट्ठी नहीं करी, कभी आपने ऐसे लोगों को सुना नहीं जो आपको ये सच्चाई बताते हों, और कभी उस पर गौर नहीं किया जो बता रहे हैं। अभी भी चिल्ला चिल्ला के अरे इसने तो राजनीति करनी होगी, अरे तो इलेक्शन लड़ता होगा, इसका तो धंधा चलता होगा, ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ऐसे लोगों को, बोलने वालों को।
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको पता है कि मेरा बच्चा गुलाम होने वाला है अगर इसी रास्ते पर सरकारें रही तो, और अगर हम लोग नहीं उठे तो मैं तो अपने बच्चे को बचाने के लिए निकला हूं जरिया। आपको जगाने का मकसद ये नहीं है कि मुझे आपकी चिंता बहुत पड़ी है, मुझे नहीं पड़ी भैया। आपकी चिंता पड़ी होगी अजय भैया को, आपकी चिंता पड़ी होगी बाबूलाल को, मुझे तो मेरे बच्चे की पड़ी है। पर मेरे को समझ में आता है मैं आपके बच्चे को नहीं बचाऊंगा तो मेरा कैसे बचेगा? अगला नंबर मेरा ही तो आएगा, वो मुर्गे वाली हालत मेरी तो होने वाली है। तो मैं तो अपने बच्चे से की हालत को बचाने के लिए डरता हुआ चिल्ला रहा हूं भैया। और आपको अगर अपना बच्चा बचाने, अगली पीढ़ी बचानी है तो आपको करना पड़ेगा ये काम। ये सिरदर्दी जो हम उठा करके चले हुए हैं, जो स्वाधीन भारत जनता सरकार मोर्चा के लोग चले हुए हैं, ये सिरदर्दी आप सबको उठानी पड़ेगी। एक भी आदमी गांव के अंदर कर्जदार है तो उससे बात करनी पड़ेगी। कर्जा कौन सा रुपये में लिया था, असली लिया था कि नकली लिया था? बैंकों से पूछ के तो देख लो, एक आवेदन तो लगा के देखो जरा, क्या फर्क पड़ता है। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप नहीं समझे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर एक खाली कागज पे बैंक वालों को लिख करके दे दोगे, कुछ भाषा हो आपकी, उससे भी काम चल जाएगा। और यहां तो मैंने अजय की कहानी सुनी, अजय ने कैसे अपने लड़ाई लड़ी, न्यायालय में भी लड़ाई लड़ी, खुद खड़ा हुआ और बैंक वाले भागे। अब यहां कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आपकी जरूरत क्यों है हम लोगों को, कि जब वो देखते हैं तंत्र वाले, सरकार वाले, बैंक वाले, देखो बैंक वाले, पुलिस वाले की जेब में जितना मर्जी रुपया ठोक सकते हैं क्योंकि वो तो छाप लेते हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है भैया, वो तो छाप लेते हैं ना मनमर्जी का रुपया। हमारे पास मनमर्जी का रुपया नहीं है उनको देने के लिए, पुलिस वालों को देने के लिए। इसलिए पुलिस वाले बैंक वालों के साथ तो आ जाएंगे, हमारी एफआईआर जब हमें देनी होगी उसकी ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। वो उनके साथ तो चलेंगे, हमारे साथ नहीं चलेंगे। अब हमारे साथ कौन चलेगा? अगर हम अकेले खड़े होंगे, कहीं भी कोई ट्रक कुचल के निकल जाएगा भाई, कहीं भी कोई पुलिस, कोई गाड़ी आएगी, एक ड्राइवर को जेल तो होनी है, जिस ड्राइवर को जेल होनी है उसके घर वालों को बैंक वाले अगर 2 करोड़ रुपया दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो 2 करोड़ रुपए में, या तो 5-5 लाख रुपए में हत्या कर देते हैं भैया गरीब आदमी। जिसका बच्चा भूखा मर रहा हो उसको तो 10,000 दोगे तो मार देगा किसी को। तो उनके लिए कितना मुश्किल है। यहाँ खुले में आपसे बात कर रहे हैं और जब बैंक वालों को पता लगे कि तुम्हारा साम्राज्य ध्वस्त होने वाला है, किसी को 2 लाख रुपया दे के यहाँ ले आएगा कट्टा, देसी कट्टा ला के नजदीक ठोक देगा। अरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नहीं छोड़ा भैया उन लोगों ने, जब उसने ग्राम स्वराज देने की बात की, जब उसने 73वां संशोधन की बात करी तो आतंकवादियों के नाम पर लगा दिया कि आतंकवादियों ने मार दिया। कल को सड़क के ऊपर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि एक बाइक के साथ टक्कर हो गई, एक गाड़ी के साथ टक्कर हो गई, गाड़ी में से निकाल के सरिये मार मार के सिर में मार दिया। अजय को मार दिया, हमको मार दिया, बाबूलाल जी को मार दिया, सोनी को मार दिया, राकेश को मार दिया, करण को मार दिया, गौरव को मार दिया, किसी को भी मार दिया। मतलब क्या दिक्कत है? सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि सड़क पे लड़ाई बजी थी, हम क्या कर सकते हैं? उसको जेल हो जाएगी, जिसको जेल हो जाएगी उसको करोड़ों रुपया देने में बैंक वालों का क्या जाता है। इसलिए आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए दर दर भटक रहे हैं कि अगर ये विचार गांव-गांव तक चला गया, अगर हम सब तक ये बात चली गई तो कल को हम अपने बच्चों की लड़ाई लड़ सकते हैं। वरना ये ध्यान देना, अगला मुर्गा आप ही हैं। समझ गए ना? ये समझ लेना कि ये जो लोन आपको मिला हुआ है ये कहीं है नहीं, ये पैसा जो आपको मिला है ये कहीं है नहीं। उन्होंने हवा में बस लिखा हुआ है कि आपके पास पैसा है, उन्होंने आपकी कॉपी में एंट्री कर दी कंप्यूटर में डालकर और आप कर्जे में हो गए। वो कहीं नहीं है और आप कभी नहीं चुका पाओगे, कोई देश नहीं चुका पाएगा, कोई देश कह रहा हूं मैं आपसे। यहां नजदीक में है बिहार का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर। मैं जब गोरखपुर आया था पिछली बार, मैं नेपाल गया था। 15 साल पहले नेपाल में राजा की हत्या कर दी गई। वहां के लोग बैठे तो वहां चर्चा हुई, पता चला कि नेपाल में 15 साल पहले एक आदमी पर 1 रुपया भी कर्जा नहीं था। गौर फरमाना, नेपाल को गरीब देश बोलते हैं और उस गरीब देश में किसी के ऊपर कोई कर्जा नहीं था। जब तक आप अपने पंचायती व्यवस्था में रहे तब तक आपके ऊपर भी कर्जा नहीं था। आपके गांव के नजदीक में पुलिस चौकी आई तो आपके गांव में नशा आया, और आपके गांव के नजदीक में बैंक आया तो आप कर्जदार हुए। सीधी सी बात है।
इसमें फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? नशा आने से पहले चौकी आई है, क्योंकि उनको नशा बेचने वालों की सुरक्षा करनी है। आपके लिए काम नहीं करते हैं, उनकी सेवा सुरक्षा सहयोग उन्हीं को है जिनके पास पैसा है, आपके पास नहीं है पैसा। और जो बैंक वाले जब आए तो आपको कर्जदार कर दिया। नेपाल में गया तो वहां पता चला कि राजा की हत्या के बाद ये कितना बड़ा खेल खेलते हैं, इसको समझिएगा। राजा को, राजा के बेटे को, राजा के परिवार को, सबको खत्म किया पहले। और रिपोर्ट क्या बनाई कि गद्दी हथियाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए उसको मारा सुरक्षा गार्डों ने। यानी कि जिसने राजा की हत्या की उसको सुरक्षा गार्डों ने मार दिया, फिर उसके भाई ने की थी तो उसके भाई को मार दिया। मतलब पूरा परिवार खत्म कर दिया उस खानदान को, जो राजा का परिवार, एक भी नहीं बचा, बीज नाश कर दिया। तो बोले जब राजा ही नहीं बचा, उसका वंश ही नहीं बचा, तो अब तो लोकतंत्र लाना पड़ेगा। लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र के आते ही बैंक आ गए, और बैंकों के आते ही आज हर आदमी कर्जे में है वहां, और उस पैसे से कर्जे में है जो है ही नहीं कहीं। ये मैं सिर्फ आपके गांव की, मेरे करनाल की बात नहीं बता रहा हूं। नेपाल का भी यही हाल है, श्रीलंका का भी है, इंडोनेशिया का भी यही हाल है, और सिंगापुर थाईलैंड का भी यही हाल है। आज से 50-20 साल पहले सिंगापुर थाईलैंड का यह हाल हो गया, तो सिंगापुर थाईलैंड में मालूम है क्या चल रहा है आजकल? पता है क्या आपको? सिंगापुर की, थाईलैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलती है पता है? आपकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? खेती से। आपकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? उत्पादन से। कोयला निकलता है, सोना निकलता है, अनाज निकलता है, पानी निकलता है, प्राकृतिक संसाधन है, पशुधन है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट है, सब कुछ है हमारे पास। हमारी अर्थव्यवस्था चलती है इससे। और ये अर्थव्यवस्था सिंगापुर की और थाईलैंड की चलती है वेश्यावृत्ति से। वहां बाप अपनी बेटी का सौदा करता है और गले में पट्टा लटकाता है कि इसका रेट 5,000 रुपया है, इस बीवी का रेट 2,000 है, बेटी का रेट 5,000 है। ऑफिशियल गले में लटका करके सड़क पे खड़ी करता है वो अपनी औरतों को, और धंधा करवाते हैं, क्योंकि उन सबको बैंकों ने इस लेवल पे लेके आएंगे। ये काम अपने साथ होने वाला, मैं पहले बता रहा हूं। अगर नहीं उठे तो, अगर नहीं जागे तो वेश्यावृत्ति की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आपके मोबाइल में क्या आता है? बहुत संस्कारी बातें आती हैं क्या? टोटल वेश्यावृत्ति आती है। जो ओटीटी चैनल पे जितने नाटक चल रहे हैं, जो टीवी पे नाटक चल रहे हैं, उनमें वही वेश्यावृत्ति चल रही है। लड़का लड़के को किस कर रहा है, लड़की लड़की को कर रही है, ब्याह किसी के साथ हो रहा है, अफेयर किसी के साथ हो रहा है, भाग किसी के साथ रहे हैं, काम किसी के साथ कर रहे हैं, रह किसी के साथ रहे हैं, बच्चा किसी और का है, दूसरा बच्चा किसी और का है, पहले बाप की, दूसरी बीवी का, तीसरा पति, पता नहीं क्या ही चल रहा है। हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं। ये अपने को भी लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वहां बड़ा काम किया, गांव के आसपास के तालाब खोदेगी कंपनी, वहां बनाएगी दारू का ठेका, वहां बनाएगी कमरे, और वहां लड़कियां भी लेकर के आ सकते। ये काम गांव में होने लगा है हमारे एरिया के अंदर, डेवलप्ड एरिया में। निर्मल योजना, निर्मल सरोवर योजना के तहत आपका बचा हुआ है, क्योंकि अभी आपके यहाँ पेड़ बचे हैं, सड़कें चौड़ी नहीं हुई हैं, पेड़ कटे नहीं हैं, नशा धीरे धीरे आने लगा है। अभी नशा आपके यहाँ आया है, और आपका सत्यानाश किया होगा इस कोरोना वाले, इस बूटी ने। ये बूटी जो आपको लगाई गई है ना, अभी सबके शरीर खराब हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा, ब्रेन हैमरेज हो रहा, लकवा, नपुंसकता, लेडीज में पीरियड में दिक्कत आ रही है, बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं, पेट में ठहर नहीं रहे हैं, मिसकैरेज हो जा रहा है। ये सारा का सारा उसी दवाई का असर था, और ये सारा खेल आपके साथ चल रहा है। या मेरे चैनल के ऊपर सारी डिटेल आती रहती है, स्नीडर इंडिया के ऊपर, जनता सरकार मोर्चा का इस चैनल के ऊपर सब बताता रहता हूं। तो ज्यादा लंबा बैठ खींचेंगे तो एक ही दिन में बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा। आज का मैटर हम इस बात पर रखते हैं कि भैया हम दोबारा आएंगे, फिर पूरा का पूरा गांव आइएगा, अपनी व्यवस्था बनाएंगे, अपने गांव के बच्चों को बचाएंगे, अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, इन सब को बचाएंगे। यहां से पूंजीवाद को निकालेंगे, जल जंगल जमीन जानवर इनका अपना अपने कब्जे में लेंगे, अपना इन बैंक वालों को खदेड़ेंगे। पुलिस वालों की गांव में जरूरत नहीं है। अगर पंचायत हो, हम भाईचारे से रहना जानते हो। भाईचारे से रहना तो तब जानेंगे ना जब हमें पता हो कि हमें रहना मजबूरी है, हमारी रहना मजबूरी है आपकी, वरना अपने अपने घरों को कोठे में बदलते हुए अपनी आंखों से देखेंगे हम लोग। मैं बता रहा हूं, ये रास्ता है, आ रहा है। बैंक वाले आकर के जब किसी औरत को ये कह दे कि चाहे धंधा करके पैसा दो, मुझे पैसा चाहिए, तो और क्या, और कैसे कोठे में बदलेंगे भैया? ये हालत हो रही है।
और आपको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, दहाड़ना पड़ेगा। अगर कोई आता है बीच रास्ते में तो उसको रगड़ना पड़ेगा, वरना रास्ता नहीं है अपने बच्चों के लिए। जो मर्जी करना पड़े हमको, लेकिन अपने बच्चों के लिए जब कोई जानवर भी अपनी जान दे देता है तो क्या हम तो इंसान हैं, हम तो सब समझते हैं। अपने बच्चों के लिए चाहे मरना भी पड़े हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लड़ाई अपनी अगली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। इसको कहीं बैंकों के खिलाफ की लड़ाई मत मान लेना। ये लड़ाई स्वाधीन भारत की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने अधीन, अपनी सत्ता, अपना राज, हमारा जनता का हमारा नारा है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। बोल के दिखाएंगे, भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। ये नारा है हमारा कि हम मालिक हैं और वहां बैठा हुआ हर आदमी हमारा नौकर है। और नौकर है तो नौकर की तरह बिहेव करें, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, और चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री तनख्वाह लेता है हमारे हाथ से, हमारे टैक्स के पैसे से। हम तय करेंगे, हम बाबूजी बाबूजी करके उसके पीछे नहीं घूमेंगे तुम हिलाते हुए। वो हमारा पालतू कुत्ता हो सकता है, हम नहीं। इसलिए हमको इस बात पर गौर फरमाना है कि अब एक साथ आकर के ये लड़ाई लड़नी है। बैंक वाला कोई भाई अगर गांव में आता है, क्योंकि वो आप ही का भाई भतीजा उन्होंने किराए पे लिया है, किराए पे लेते हैं ना, वो हमारे लोगों को किराए पे लेते हैं, हमको दवाइयाँ पेस्टिसाइड बेचते हैं, हमारे लोगों को किराए पे लेते हैं। तो डॉक्टर, ये जो आशा वर्कर आपके बच्चों को कह के गई थी टीके लगवा लो, नहीं तो कल को पेंशन कट जाएगी। अब तो आज तो फ्री में लग रहा है, कल को 5,000 लगेगा। ये आशा वर्कर हमारी तो भाई बहन थी, हमारी बहन बेटी भतीजी तो थी। वो हमारे लोगों को किराए पे लेते हैं हमारा सत्यानाश करने के लिए। दारू बेचोगे, चरस बेचोगे, दूसरी अगर नशा बेचोगे तो आपको प्रॉफिट खूब मिलेगा। देसी गाय का ओरिजिनल घी दूध बेचोगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बाजार में सस्ता मिल रहा है, वहां पे कचरा मिल रहा है, कचरा बेचने में आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल बेचने में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था सरकार ने करी है ताकि लोग गंद की तरफ ज्यादा चलें और असली चीज की तरफ ना जाएं। असली रास्ता ऊपर जाने का रास्ता, गौर फरमाना, ऊपर जाना है। अगर पहाड़ी पर चढ़ना हो, छत पर चढ़ना हो, समाज को चढ़ाना हो, खुद का स्तर बढ़ाना हो, तो ऊपर चढ़ने में जोर लगता ही है भैया। नीचे आने के लिए जोर नहीं लगाना, बस बॉडी को छोड़ दो, गोल हो जाओ अपने आप, गुड़गो नीचे हो जाओगे बॉल की तरह। छोड़ दो बॉल को, बॉल गेंद को, सामान को छोड़ दो, नीचे अपने आप आ जाओगे, नीचे अपने आप आ जाओगे। ऊपर जाने के लिए जोर लगना है, तो ये ऊपर अगर अपने समाज को, अपने बच्चों के जीवन को लेकर जाना है तो जोर तो लगाना पड़ेगा भैया। और कोई दूसरा आदमी करेगा नहीं, दूसरा आदमी करेगा तो दिहाड़ी मांगेगा। तो दूसरे आदमी को दिहाड़ी क्यों दो, हम अपने हाथों से अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना लेंगे क्या? नेता को क्या पड़ी है आपके बच्चों को भविष्य बनाने की? कलेक्टर को क्या पड़ी है? मास्टर को क्या पड़ी है? वकील को क्या पड़ी है? किसी नौकर को क्या, अरे किसी को क्या पड़ी है आपके बच्चों के लिए कुछ करने की भैया? जब जिनके बच्चे हैं वही सोए पड़े हैं, जिनकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, अगर वही सोए हुए हैं तो किसी और को क्या ठेका ले रखा है? इसलिए इस बात को गौर से ध्यान से दीजिएगा। आपके बच्चे हैं, आपका गांव है, आपकी बर्बादी है, आप ही को खड़ा होना पड़ेगा और एक एक आदमी को बोलना सीखना पड़ेगा। इतने से बात नहीं बनेगी कि कर्जे वालों के खिलाफ बोल लो, हमको पूरी व्यवस्था समझनी पड़ेगी। जो मैंने शुरू में आपको बात कही थी कि रोडवेज की बर्बादी एयर इंडिया की बर्बादी के साथ और रेलवे की बर्बादी के साथ जुड़ी हुई है। डाकखाने की बर्बादी आपके किसान की बर्बादी और दुकानदार की बर्बादी से कनेक्टेड है। आपकी शिक्षा की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, राजनीति की बर्बादी, खेती की बर्बादी, ये सब की सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम सारी बर्बादियों को एक एक करके हमको चुन चुन करके समझना है, और समझ में आ गया तो जो समस्या का कारण है उसको निकाल करके फेंक देना है। इसी से समाधान हो जाएगा। क्योंकि एक ही चीज याद रखिएगा कि नासमझी ही समस्या है और समझ ही समाधान है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, यार तुम समस्या पर बात करते रहते हो, समाधान पर तो बात करते नहीं हो। अरे हमको पता चल गया कि रुपया समस्या है, हमको पता चल गया कि रिजर्व बैंक समस्या है, उठा के फेंकना ही तो है, समाधान हो गया। जो समस्या है उसको उखाड़ के फेंक डालो, समाधान हो गया। समझ ही समाधान है। तो इसको समझिए, जितना हो सके एक दूसरे से जुड़िए और लोगों को जोड़िए। ये ड्यूटी सिर्फ अजय की ना हो,
कि आपके आसपास के लोगों को जोड़े, बल्कि आप सब लोग संगठित होकर के जोड़ना स्टार्ट कीजिए। और गांव के किसी भी एक व्यक्ति की भी जमीन नहीं जानी चाहिए, किसी की गाड़ी नहीं जानी चाहिए, किसी की कार नहीं जानी चाहिए, किसी की भैंस को उठा ले, किसी का घर से मोबाइल ना छीन ले, किसी को गाली देने की हिम्मत ना हो बैंक वालों की। और जो ऐसा करता है सारे इकट्ठे होकर के पहुंच जाइए, उसको उठा करके ले जाइए थाने की, इसको पकड़ो, इसको अंदर करो, इसको बताओ, बस वो लाइन लिखवा लो कहीं कि रुपया नकली दिया है, कहीं कहीं एफआईआर में लिखवा लो, बस मौज हो जाएगी आपकी। तो आप सब लोग इतनी शांति से बैठे, इतना बारिश भी आ गई, धूप भी आ गई, सब आ गई, आके चली गई, और आप लोग वैसे के वैसे बैठे हैं। मैं समझता हूँ बड़ी बात है। लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे योद्धाओं की